दोस्तों, एक कलेक्टर साहब छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। सादे कपड़ों में वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने ऑटो रिक्शा चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई है, कागज़ मेरे हैं पर मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर छूट गए हैं। मैं कल दिखा दूंगा आपको, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पुलिसकर्मी ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा ही। हाँ, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते हो तो 1,000 रुपये दे दो। फिर ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तक मैंने सिर्फ 150 रुपये ही कमाया है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाए होंगे, उसमें से पैसे दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए हैं, सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा अपने कागज़ साथ लेकर ही चलूँगा। इस पूरी बातचीत के दौरान कलेक्टर साहब, जो ऑटो के पीछे बैठे हुए थे, चुपचाप सब कुछ देख रहे और सुन रहे थे। जब पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शे वाले पर रौब डालने और डांटने की कोशिश करने लगता है तो कलेक्टर साहब उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगे, उल्टा सीधा उसको बोलने लगता है। तो कलेक्टर साहब को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर किसने लगाई है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? ये कोई तरीका है, इस तरीके से किसी से बात करते हो? दोस्तों, जो पुलिस वाला था वो समझता ही नहीं है कि ऑटो में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। उस समय जो कलेक्टर साहब थे वो पैंट शर्ट और साधारण चप्पल पहने हुए थे, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे, घर से निकले हुए थे। दोस्तों, पुलिस वालों को लगा कि ये कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों, पुलिस वाला उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है और उनका कॉलर पकड़कर खींचकर ऑटो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वो पुलिस वाला कलेक्टर साहब और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करके अपने थाने ले जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपनी पहचान नहीं बताते हैं और ये नहीं कहते हैं कि वो कलेक्टर हैं। लेकिन दोस्तों, उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे थाने में हंगामा मच गया और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। साथ ही साथ उस सिपाही के साथ जो इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया था, कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सच में आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बेहद दिलचस्प है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। जो कलेक्टर साहब थे उनका नाम अभय प्रताप सिंह था। अभय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी हुई थी। आज से 10 साल पहले उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। उस समय साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बामुश्किल 200 से 400 रुपए कमा पाते थे। इन्हीं पैसों से वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे और अपने माता पिता व परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी ये मेहनत और संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव बनी। और दोस्तों, उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे। वो चाहते थे कि वो अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बने ताकि किसी के सामने उन्हें झुकना न पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, गालियां देकर और अपमानजनक बातें बोलकर चले जाते थे और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। यही अपमान और निराशा ने उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलने की प्रेरणा दी। कलेक्टर साहब, जिनका नाम अभय प्रताप सिंह था, उन्होंने अपना गांव और परिवार छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। वहां जाकर उन्होंने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अगले 4-5 साल तक दिन रात मेहनत की और पूरी लगन से पढ़ाई की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक कलेक्टर बन गए। जब उनके माता पिता को ये बात पता चली कि उनका बेटा अब कलेक्टर बन गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभय प्रताप सिंह इस खुशी को अपने माता पिता के साथ बांटना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए कई
मन्नतें मांगी थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी और अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। इसीलिए अभय ने सोचा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो घर जाकर अपने माता पिता से मिलें और उनके साथ पूजा पाठ करवाएं, ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो जाएं और सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़े। अब दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। अभय अपने माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली से अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब ने यूपीएसएससी की तैयारी के लिए अपना गांव छोड़ा था, तब से वो कभी घर वापस नहीं आए थे। इस बार जब वो घर लौटते हैं तो गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर गर्व नजर आता है। गांव के लोग मिठाई बांटते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि उनके गांव का लड़का अब कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। कलेक्टर साहब 3-4 दिन अपने माता पिता के साथ घर पर रहते हैं। वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके संघर्षों को याद करते हैं। इसी बीच एक दिन उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा, बाजार से मेरी दवाई लेते आना, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। कलेक्टर साहब जवाब देते हैं, ठीक है पिताजी, शाम को बाजार जाऊंगा और दवाई लेते हुए वापस आ जाऊंगा। कह करके वो घर से निकल जाते हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। और दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी और दिल्ली में पढ़ाई के दौरान भी उनके पास कोई भी निजी गाड़ी नहीं होती है। उनके पिताजी भी मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, इसीलिए गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं समझते थे। कलेक्टर साहब घर से पैदल ही निकल जाते हैं और गांव के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनके एक पुराने मित्र का फ़ोन आ जाता है। ये मित्र पहले उसी गांव में रहता था और कलेक्टर साहब का पड़ोसी भी था, लेकिन उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसीलिए उन्होंने शहर में ज़मीन खरीद कर वहाँ पर घर बना लिया था और पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए थे। मित्र से बात करते हुए कलेक्टर साहब उसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनका मित्र कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर मुलाकात कर लेंगे और आराम से बातचीत भी कर लेंगे। वो ये भी बताता है कि उसने अपनी मम्मी को बताया था कि तुम कलेक्टर बन गए हो। तो ये सुनकर उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि उसे घर बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर कलेक्टर साहब सहमत हो जाते हैं और अपने मित्र के घर जाने का फैसला करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानते थे कि ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाली थी। अब दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने मित्र से कहते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो से आ रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने गांव में से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। वो ऑटो में बैठ जाते हैं और गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहब पूरी तरीके से सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने सिर्फ शर्ट पैंट और साधारण चप्पल पहन रखी थी, क्योंकि वो तो बस बाजार जाकर अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ लेने निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फ़ोन आ जाने से उन्होंने सोचा कि जब शहर जा ही रहे हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं। कलेक्टर साहब सोचते हैं कि मित्र है, उससे मिलने में कैसी फॉर्मेलिटी, कैसी औपचारिकता, कपड़े कैसे भी हो, साधारण हो तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी दोस्तों, चाहे इंसान कितना बड़ा ही आदमी क्यों ना बन जाए, जब वो अपने गांव, वो अपने घर आता है तो उसे साधारण कपड़ों और चप्पल में ही सुकून मिलता है और अपनापन महसूस होता है। उसी सादगी में असली खुशी होती है। तभी ऑटो रिक्शा शहर की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इसी सफ़र के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी अचानक एक रोमांचक मोड़ ले लेती है। बीच रास्ते में ऑटो रिक्शा वाला अचानक ऑटो को रोक देता है और कलेक्टर साहब से कहता है, भैया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी जाऊँगा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू में पैसा मांगने लगेंगे। कलेक्टर साहब हैरान होकर पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों, तुम्हारे पास कागज़ तो सब सही है ना। ऑटो वाला जवाब देता है, हाँ भैया, मेरे पास कागज़ तो पूरे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग बिना वजह चालान काट देते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और जबरन पैसे ले लेते हैं। ये सुनकर कलेक्टर साहब नाराज़ होते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ वो लोग कैसे तुम्हें रोकते हैं और तुमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन ऑटो वाला डरते हुए कहता है, नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ, ये लोग मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, उल्टा मुझे डरा धमका करके पैसे वसूल लेते हैं।
कलेक्टर साहब थोड़ी देर सोचते हैं लेकिन फिर कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा। दोस्तों कलेक्टर साहब को अभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि चेक पोस्ट पर जो होगा वो उनकी ज़िंदगी के इस सफ़र को एक अनोखा मोड़ देने वाला है। ऑटो रिक्शा वाला कहता है भैया ये लोग हर बार कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही हैं, चाहे मेरे कागज़ सही हो फिर भी पकड़ लेते हैं, पैसे वसूलते हैं। कलेक्टर साहब उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, अगर तुम्हारे सब कागज़ सही हैं तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो वो तुमसे पैसे क्यों लेंगे। ये सुनकर ऑटो वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है देखिए भैया अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप उतर जाइए, कोई दूसरी गाड़ी पकड़ लीजिए और चले जाइए, लेकिन मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाएंगे तो ये लोग मुझे ज़रूर फंसा लेंगे और अगर फंसा लेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, और सच कहूँ अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ऑटो वाले की बात सुनकर कलेक्टर साहब सोच में पड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ऑटो वाला अपने अनुभव के आधार पर ये बात कर रहा है और उसका डर वास्तविक है। फिर कलेक्टर साहब शांत होकर उसे अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास अगर सारे कागजात सही हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस, तो तुम क्यों डरते हो। ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम पुलिस से पूछो कि वे तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है। पुलिस वाले बेवजह तुमसे पैसा नहीं ले सकते हैं। कलेक्टर साहब की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर और संकोच साफ झलकता है। दोस्तों कलेक्टर साहब ने भले उसे समझा लिया हो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। चेक पोस्ट पर उनका सामना ऐसी स्थिति से होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तब ऑटो रिक्शा वाला थोड़ा झिझकते हुए कहता है साहब देखिए कल मैंने गाड़ी साफ़ की थी, गाड़ी की धुलाई की थी, उसी दौरान गाड़ी के सारे कागजात बाहर निकाले थे, लेकिन गलती से वो कागजात घर पर ही छूट गए हैं, और अगर अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो लोग मुझसे कागज़ मांगेंगे और जब मैं कहूँगा कि कागज़ घर पर हैं तो वो चालान काटने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगे, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यह सुनकर कलेक्टर साहब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम है और कागज़ भी तुम्हारे घर पर ही हैं, ये सच सच बताना। जब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया मैं सही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ है मुझे ये गाड़ी लिए हुए और इसकी किस्त भी जा रही है, सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान करते हैं और पैसा ले लेते हैं। तब कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ, चलो जितना भी पैसा ये लोग लेंगे तुमसे वो पैसा मैं तुम्हें दे दूँगा और तुम इनको दे देना, लेकिन तुम मुझे लेकर चलो, मुझे देखना है कि ये लोग तुमसे कितना पैसा मांग सकते हैं। तब ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर होकर कहता है ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसा ये लोग मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है मैं दे दूंगा, तुम चलो तो यार। इस तरीके से जब वो आगे बढ़ते हैं और जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल वहां पर खड़े थे और उन्होंने ऑटो रिक्शे वाले को रोक लिया और साइड में गाड़ी लगाने के लिए कहा। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है। तभी वहाँ एक कांस्टेबल आता है और कहता है गाड़ी के कागजात दिखाओ। तब ऑटो वाला जवाब देता है सर देखिए हमारे पास गाड़ी के सारे कागज़ ठीक हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, घर पर मैंने गाड़ी का कागज़ छोड़ दिया है, रोज़ रोज़ लेकर आता था लेकिन आज गलती से कागज़ मेरे घर पर भूल गया हूँ, आज नहीं लाया हूँ, लेकिन कभी और आऊँगा तो मैं आपको पूरे कागज़ दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद वो कहता है तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है और तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल हो चुका है, तुम्हें चालान तो देना ही पड़ेगा। अब ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई है, कागज़ मैं लेकर आऊँगा, आपको दिखा दूँगा, मेरे कागज़ ठीक हैं, कोई कमी नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है नहीं देखो 2 कमी है, इंश्योरेंस और पोल्यूशन, तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, बस तुम्हें 1000 रुपये देने होंगे। अब ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ कमाने के लिए, अभी मेरी बस 150 रुपये कमाई हुई है, तो मैं आपको 1000 रुपये कैसे दे दूँ, और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं आपको पैसा क्यों दूँ। फिर पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले को धमकी देने लगता है और गाली गलौज करने लगता है। पुलिस वाला कहता है कि एक
एक तो तुम गलती कर रहे हो, कागज़ नहीं दिखा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों कलेक्टर साहब जो कि चुपचाप ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है और गाली देने लगता है, तब कलेक्टर साहब पुलिस वाले से पूछते हैं, भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर किसने लगाई और तुम्हें ये चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है, तुम्हें कौन बोला है यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शे वाले पर गुस्से में था और इसका दिमाग ख़राब हो जाता है और उसे लगता है कि ये कोई साधारण आदमी है, गांव का आदमी है जो शहर में जा रहा है और शायद किसी काम से जा रहा होगा। यही सोचकर पुलिस वाला कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट से उन्हें खींचकर बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद वो उन्हें धमकी देता है और कहता है, तुमसे क्या मतलब है? तुमको जो काम करना है, जहाँ जाना है जाओ, अपना काम करो, मैं इससे बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? तब कलेक्टर साहब कहते हैं, अगर तुम्हें वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो करोगे। जिसको मारने का मन करेगा उसको मार दोगे, जिससे पैसा वसूलने का मन करेगा उससे पैसे वसूल लोगे, यही वर्दी का मतलब है। ये सब सुनकर पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है। वो कहता है, चलो यहाँ पर तुमको नहीं समझाऊंगा, तुम्हें तो थाने पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर समझाता हूँ। अब कलेक्टर साहब भी चुप रहते हैं और कहते हैं, ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ तुम मुझे क्या समझाओगे। मैं भी यही चाहता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को और कलेक्टर साहब को दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। वे दोनों पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही कलेक्टर साहब वहाँ पुलिस स्टेशन पर पहुँचते हैं, एक सिपाही उन्हें पहचान लेता है। वो तुरंत उनके पास आकर उन्हें सल्यूट करने लगता है और सिपाही वही कलेक्टर साहब से कहता है, साहब अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं और ये इनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये कैसे गिरफ्तार हो गए? क्या मतलब हुआ? कुछ बताइए ना। तब कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। सिपाही फिर थोड़ी देर चुप रहता है और कलेक्टर साहब की स्थिति को देखकर वो और कुछ नहीं पूछता है, लेकिन उसका चेहरा साफ बताता है कि उसे अभी भी समझ में नहीं आया है कि ये सब कैसे हो गया। अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो गई। दोस्तों वो कांस्टेबल सल्यूट करके साइड में हो जाता है और जब पुलिस वाला ये देखता है कि थाने का ही कांस्टेबल कलेक्टर साहब को सल्यूट कर रहा है, उन्हें साहब कह रहा है और पूछ रहा है, साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो दोस्तों उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसके सामने क्या हो रहा है। ऑटो रिक्शा वाला भी उस समय पूरी स्थिति को समझ नहीं पाता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तब कलेक्टर साहब थाने में मौजूद सभी सिपाहियों को एक जगह बुलाते हैं और समझाते हैं, आप लोग अगर अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहाँ की जनता पुलिस से क्या उम्मीद रखेगी। कलेक्टर साहब गुस्से में कहते हैं, शायद आप लोग जैसे पुलिस वालों के कारण ही पूरी पुलिस टीम बदनाम होती है। इस ऑटो रिक्शा वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1000 रुपये मांग रहे थे। अगर ये पूरा दिन मेहनत करेगा तो भी इसे 1000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो उसे भी नहीं पता होता है, लेकिन आप बिना कुछ किए बस चुटकी में उससे 1000 रुपये निकाल लेंगे और अपने पॉकेट में रख लेंगे। क्या आपको ड्यूटी के दौरान यही सिखाया गया है? फिर कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं, अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करता तो मुझे ये सारी बातें नहीं पता होती और आप लोग मुझे भी इसके साथ साथ फंसाकर जेल में डाल देते, तब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और मैं भी नहीं जानता कि आप लोग कितने लोगों के साथ ये सब हरकतें करते होंगे। अब दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा मच जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहाँ पर बैठ जाती है, कई तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल वहाँ पर 1-2 दिन तक सारे स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सबके बीच में दहशत का माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुलिस वाला कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी कर रहा था उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, उसके किए की सज़ा उसे मिल जाती है। अब दोस्तों वो पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा लेता है और सोचता है कि उसे अब अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की आवश्यकता है। दोस्तों
ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तभी वो अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, किसी के दिल को दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, अलर्ट करना है। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका भी मन सोचने पर मजबूर हो गया होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते चलते कुछ लोगों ने कमेंट करके लिखा है कि मैं अपने प्रोग्राम में उनका नाम शामिल करूं। तो हमारे साथ ज्ञान सिंह हैं जो कि रायपुर से हैं, इन्होंने वीडियो की सराहना करते हुए कहा है। और रीना कटियार हैं जो कन्नौज से हैं, धर्मेंद्र साहू हैं राजस्थान से हैं, देवी राम शर्मा जी जो झारखंड से हैं, मनोज कुमार जी हैं जो कि गनकोठी छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ से हैं, और हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव जी हैं जो कि मुंबई से हैं, और रविंद्र कुमार हैं गाजीपुर से हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नाम हैं जो वीडियो में जिन्होंने कहा था कि अपना अगले वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा, तो उनके नाम है जो लोग अपना नाम वीडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं, अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।